Okay, so now let us discuss question number 11. We have discussed question number 3, 4 and 9. Now, question number 11 says, if you could use any source of energy for heating your food, which one would you use and why? I think this contains an obvious answer कि आप कौन सा सोर्स हीटिंग के लिए यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे उसका रीजन बताइए। तो अगर आप कहते हैं कि हम एलपीजी को यूज करेंगे, हमारे फूड को हीट करने के लिए हम एलपीजी गैस यूज करेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो क्यों यूज करेंगे उसका रीजन बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि यूजिंग द एलपीजी इज एफिशिएंट, उसे हम यूज अच्छे से कर सकते हैं, वो क्लीन फ्यूल है, ज्यादा एनर्जी देती है। बट उसके पीछे जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक कैसा है? ड्रॉबैक यह है कि वह अल्टीमेटली क्रूड ऑयल से निकलती है। क्रूड ऑयल की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्रूड ऑयल इज अ फॉसिल फ्यूल। तो क्रूड ऑयल निकालने से, क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से पोल्यूशन क्रिएट होता है और पोल्यूशन इज हार्मफुल। जो वेस्ट निकलता है, जो टॉक्सिक वेस्ट निकलता है, दैट इज हार्मफुल। तो अगर आप एलपीजी गैस को कहते हैं कि दिस एनर्जी आई विल यूज, तो गिव सम प्रॉपर रीजन। प्रॉपर रीजन में आप अगर ऐसा भी कह देते हैं, बट अगेन दिस इज नॉट प्रॉपर रीजन बिकॉज प्रैक्टिकली वह पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। आप कहेंगे कि एलपीजी साफ सुथरा फ्यूल है, एलपीजी यूज करना चाहिए, बट आप ये देखिए कि एलपीजी को निकाल कहां से रहे? क्रूड ऑयल से, जिसकी मात्रा ऑलरेडी काफी कम है। So LPG is not the source of energy which I personally will use or you personally will use for cooking your food. So what energy should we use? The answer is we should use solar energy. हमें solar energy का उपयोग करना चाहिए। solar energy की मदद से हमें food को cook करना चाहिए because it is convenient. देखिए, I am not saying कि आप डेली सिर्फ सोलर कुकर ही यूज करें, सारा खाना सोलर कुकर पे पकाएं, बट हाँ, इफ पॉसिबल फॉर यू कि आप कर पाए ऐसा, जस्ट अपने टेरेस पे एक सोलर कुकर रख के उस सोलर कुकर से फूड को गर्म करने की कोशिश करें। ओके, इवन यू कैन क्रिएट अ सोलर कुकर इन योर होम ओनली। आप घर पे एक सोलर कुकर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। आई विल सजेस्ट यू अ बेसिक टेक्निक। आप क्या करें, आप एक इस तरह का बॉक्स ले लें, एक इस तरह का बॉक्स ले लें, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक स्क्वायर शेप का बॉक्स। इस बॉक्स को ऊपर से कवर कर दें एक ग्लास शीट से। नाउ ग्लास शीट से कवर करने के पहले आप सिर्फ एक बेसिक सी चीज कर दें, जो पोस्टर कलर्स हम यूज करते हैं घर में, उस पोस्टर कलर से इसकी अंदर की सरफेस को ब्लैक कर दीजिए और साथ ही बाहर की सरफेस को भी ब्लैक कर दीजिए। पेंट इट ब्लैक। जो सिंपल सी चीज, आप एक बॉक्स ले लें, जो कागज का बॉक्स होता है, जो पुश्ते का बॉक्स होता है, उस बॉक्स को चारों तरफ से, अंदर से बाहर से ब्लैक पेंट कर दें और उसके ऊपर एक ब्लैक पेंट, कैसे जो पोस्टर कलर यूज होते हैं वो वाले ब्लैक पेंट्स, ओके। और उसके ऊपर एक ऐसा ग्लास का शीट रख दें। ग्लास शीट कौन सी? जो विंडो ग्लास होता है, वो कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, इट हार्डली विल कॉस्ट यू 60 और 70 रुपीज। उसे लाके इसके ऊपर इस तरह से रख दें और इसे रखने के बाद जो घर में आप मिरर यूज करते हैं, उस मिरर को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दें, ऐसा एडजस्ट कर दें। उससे क्या होगा? मिरर से जो सनलाइट आएगी वो डायरेक्टली इसके अंदर आ सकती है, इस तरह से मिरर यूज करने से। तो आप कुछ इस तरह से मिरर को लगा दें और फिर इसे यूज करें। नाउ अब देखिए, मिरर यूज करें या ना करें, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहे तो मिरर को भले ही ना यूज करें, हो सकता है इसे लगाना आपके लिए कन्वीनियंट ना हो, मुश्किल आए लगाने में। सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस मिरर, यू मे नॉट यूज दिस। आप इसे भले ही यूज ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो आपने बनाया है, जो सिर्फ एक गत्ते का बॉक्स है, एक पुष्टा है, पुष्टे का बॉक्स, उसके ऊपर आपने एक ग्लास शीट लगा दी। अब आप बड़ी आसानी से इसको अपनी छत पे रख सकते हैं और इसके अंदर एटलीस्ट पानी गर्म कर सकते हैं।
जो आपका बाथिंग के लिए पानी चाहिए आपको, वो आप इसमें रख के गर्म कर सकते हैं। गर्म कैसे होगा, क्योंकि आपने इसको ब्लैक पेंट तो कर ही दिया है, तो ऑलरेडी हीट तो ट्रैप होगी ही होगी। तो भले ही ये ग्लास ना लगाएं, ये मिरर ना लगाएं, सिर्फ ग्लास शीट से ढक के इसको आप रख दें, आराम से आप 1 से 2 घंटे में पानी को गर्म कर सकते हैं। सो इट विल सेव सम ऑफ द एनर्जी, ये कुछ एनर्जी तो बचाएगा। जो आप घर पे गीजर या फिर गैस यूज करते हैं पानी गर्म करने के लिए, एटलीस्ट कुछ एनर्जी तो आपकी ये बचा ही देगा। So at least contribute something towards this environment. Okay, so what you will use, practically we will use solar energy to cook our food. To cook our food हम solar energy का उपयोग करना पसंद करेंगे। Okay, so this is the question number 11. Now next we will discuss question number 12. Now question number 12 is a conceptual question. यहाँ पे concept बनता है। कैसा concept है, चलिए समझते हैं। Question number 12 says what kind of mirror, concave, convex or plane would be best suited for use in a solar cooker and why? क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक सोलर कुकर बनाते समय किस तरह का मिरर यूज करना पसंद करेंगे, कौन सा मिरर सूटेबल होगा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर प्लेन मिरर। सो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय ड्रॉइंग द डायग्राम। हम इस क्वेश्चन में डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और हम तीनों मिरर्स को लगा के देखें। अब देखिए, जब आपको ऐसा चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा यूज करना चाहिए, दिस वन और दिस वन, ऐसा अगर 3 चॉइस पूछता है, सो क्या करिए आप, जब भी चॉइस पूछता है तो आप सारी चॉइसेस को फिट करके देखिए। आप ये कोशिश करें कि सारे चॉइसेस अगर हम रख के देखें और कौन सा चॉइस फिट होता है फिर उसे यूज कर लें। अलग अलग चॉइसेस को रख के देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक सोलर कुकर में, लेट अस से दिस इज द सोलर कुकर, इस सोलर कुकर में सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर लगा के देखते हैं। तो कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह का दिखता है। कुछ इस तरह से कॉनकेव मिरर होता है। समथिंग लेट अस से लाइक दिस। हम इस तरह से इसको लगाते हैं ना। कॉनकेव मिरर लगाने से क्या होगा, जब सनलाइट इस कॉनकेव मिरर पे इस तरह से स्ट्राइक करेगी, तो स्ट्राइक करने से, और इसको ऊपर से कवर भी कर देते हैं, दिस इज द ग्लास शीट। जब सनलाइट इस कॉनकेव मिरर पे पड़ेगी तब क्या होगा, यह कॉनकेव मिरर इस सनलाइट को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देगा। What concave mirror will do? Concave mirror will concentrate the sunlight falling on it to a single point. एक पॉइंट पे यह सनलाइट कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, एक पॉइंट पे आके डिपॉजिट हो जाएगी, एक पॉइंट पे जमा हो जाएगी सारी लाइट। उससे क्या होगा, उससे यह वाला पॉइंट बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। यह पॉइंट बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि यहाँ पे आग लगने का खतरा बन जाएगा। हो सकता है ये इतना ज्यादा गर्म हो जाए कि गर्म होने के बाद यहाँ पे आग प्रोड्यूस हो जाए, फायर प्रोड्यूस हो जाए। ओके, बट क्या हमारे यह एनर्जी जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है, जो सनलाइट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है, क्या वह सनलाइट किसी काम की है? नहीं। क्यों? बिकॉज हमारा फूड तो ऐसा रखा हुआ है, फूड तो यहां रखा है। फूड यहां रखने से क्या होगा, ये सनलाइट ऐसी जा रही है, इस पॉइंट पे जमा हो रही है, तो ये तो हमारे किसी भी काम नहीं आने वाली। फिर आप कहोगे कि नहीं, तो इसको ऐसा कर देते हैं
कि इस मिरर को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दें आगे पीछे कि जो सनलाइट इस पे आके फॉल हो रही है वो डायरेक्टली फूड में आके गिरे। तो चलिए फूड पे भी गिरा के देखते हैं। जब इसे हम फूड पे गिराएंगे तो क्या होगा, अगेन सेम थिंग, ये कॉन्केव मिरर पूरी सनलाइट को फूड पे एक पॉइंट पे फोकस कर देगा, एक सिंगल पॉइंट पे फोकस कर देगा। उससे क्या होगा, यहां पे जो फूड है वो जल जाएगा, इट विल बर्न, वो खराब हो जाएगा और बाकी का फूड गर्म ही नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, ये भी अच्छी चीज नहीं है। हम नहीं चाहते कि फूड यहां से जल जाए और यहां से ठंडा रह जाए, खराब हो जाए, तो हम फूड खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए कॉन्केव मिरर इज नॉट सुटेबल। तो वी कैन राइट द रीजन, कॉन्केव मिरर is not suitable because it will concentrate the light on a single point। यह मिरर ये मिरर लाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देगा, बट हम चाहते हैं कि ये फूड यूनिफॉर्मली गर्म हो, पूरा गर्म हो। तो पूरा गर्म करने के लिए क्या करना है, पूरी गर्म करने के लिए इस लाइट को हमें पूरी तरह से स्प्रेड आउट करना है। हम ये चाहते हैं कि जो सनलाइट इस तरह से आ रही है वह पूरे कुकर के अंदर स्प्रेड हो जाए, बिखर जाए। ओके, सो कॉन्केव मिरर तो हमारे किसी काम का नहीं है। Then let us use the next mirror, which is convex mirror। तो convex mirror कुछ इस तरह का होता है, it looks something like this। And this is the glass sheet, एंड यहां पे हमारा फूड रखा हुआ है, दिस इज द फूड। सो कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से काम करेगा, चलिए उसे समझते हैं। सनलाइट कॉन्वेक्स मिरर पे जब पड़ेगी तो इधर पड़ने वाली सनलाइट ऐसी रिफ्लेक्ट होगी, इधर पड़ने वाली सनलाइट ऐसी रिफ्लेक्ट होगी, इधर पड़ने वाली सनलाइट ऐसी जाएगी और इधर पड़ने वाली ऐसी जाएगी। तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इट्स बेसिकली अ डाइवर्जिंग मिरर। इस पे गिरने वाली लाइट को ये अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज कर देता है। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा, आपने कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे इंस्टॉल किया, यहाँ पे फिट किया, फिट करने के बाद यह जो लाइट रेज आ रही हैं यह सभी डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाएंगी। लेकिन हमने कहा था कि ठीक है, आपको लाइट स्प्रेड करना है, आपको इस पूरे बॉक्स के अंदर यूनिफॉर्मली सनलाइट चाहिए, लेकिन जो सनलाइट इसके ऊपर गिर रही है वह पूरी तरह से बॉक्स के अंदर नहीं आ रही। क्यों? बिकॉज ये दो रेज अंदर आई, दो रेज जो ऊपर के सरफेस पे पड़ी, यह रेज तो बाहर चली गई, यह रेज तो ऊपर की तरफ मूव कर गई। तो इससे क्या हुआ, इससे हम जो सनलाइट आ रही है उसे एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे। तो एफिशिएंटली अगर हम यूज नहीं करेंगे तो फिर इसे यूज करने का क्या मतलब। हम चाहते हैं हर एक रिसोर्सेस को कि उसको प्रॉपरली यूज किया जाए, उसे पूरी तरह से यूज किया जाए। जैसे कि कोल है, तो कोल को आप बर्न करते हैं तो ऐसा नहीं कि आधा कोल जलाया और छोड़ दिया, आप उसको पूरा बर्न करते हैं। कंप्लीट बर्न होने के बाद जो रेसिड्यू बचता है वह रेसिड्यू भी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है। ओके, दिस इज द सीक्रेट पॉइंट जो आपने कभी सोचा नहीं। कोल का जो रेसिड्यू होता है उसे भी प्रैक्टिकली यूज किया जाता है, बहुत सारी जगहों पे यूज होता है वो। ओके, अलग अलग तरह के पर्पसेस के लिए। सो यहाँ पे हमने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो काम नहीं कर रहा, बिकॉज वह कुछ लाइट को तो बाहर ही रिफ्लेक्ट कर देता है, तो हमारे ये भी यूज का नहीं है। सो वी विल से कॉन्वेक्स मिरर is not suitable because it diverges light away
फ्रॉम कुकर, हमारे कुकर से लाइट को अलग जगह भेज देता है, डाइवर्ज कर देता है, लाइट इस तरफ चली जाती है, तो दिस इज नॉट गुड, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए दोनों मिरर हमारे प्रैक्टिकली किसी भी यूज में नहीं आने वाले। तो थर्ड मिरर कौन सा बचता है? थर्ड मिरर इज द प्लेन मिरर। थर्ड मिरर प्लेन मिरर बचता है, और प्लेन मिरर ही एक वह मिरर है जो एफिशिएंटली हमारे काम आ सकता है। प्लेन मिरर विल लुक समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसके ऊपर आने वाली सनलाइट को यह पूरी तरह से अंदर ही रिफ्लेक्ट करेगा और अलग अलग पोजीशंस पे स्प्रेड आउट कर देगा। तो इस पे गिरने वाली लाइट क्या होगी? इस प्लेन मिरर पे गिरने वाली लाइट यूनिफॉर्मली इस बॉक्स के अंदर स्प्रेड हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? उससे यहां पे रखा हुआ फूड यूनिफॉर्मली कुक होगा। सो व्हाट वी विल राइट, वी विल से दैट plane mirror is suitable because plane mirror is suitable because it distribute sunlight uniformly inside कुकर। आपके सोलर कुकर में यूनिफॉर्मली सनलाइट को स्प्रेड करता है, उसका रीजन क्या होगा, उसका सोर्स क्या होगा, उसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि जो फूड है वह यूनिफॉर्मली कुक होगा। सो द बेस्ट मिरर विच वी विल यूज इज द प्लेन मिरर। So this is the explanation for the question number 12. You can note this. Okay, so we have discussed question number 12 till now. Now we will discuss question number 15. हम 15वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Question number 15 says, what are the environmental consequences of increasing demand for energy? It has two parts. पहला क्वेश्चन, और सेकंड कहता है what steps would you suggest to reduce energy consumption? So पहला क्वेश्चन कहता है कि अगर एनर्जी डिमांड बढ़ती जाए, एनर्जी डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाए, तो इस चीज का एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मतलब एनवायरमेंट पे किस तरह से इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। कंटिन्यूसली एनर्जी की डिमांड ग्रो हो रही है, नए नए मोबाइल बन रहे हैं, नए नए कंप्यूटर्स बन रहे हैं, लैपटॉप बन रहे हैं, यह यूज किए जा रहे हैं और एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है। नए नए प्लांट्स बने जा रहे हैं, प्लांट्स मीन्स पावर प्लांट बनते जा रहे हैं, पावर प्लांट में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है और कंटिन्यूसली हमारी एनर्जी की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। ये चीज रुक नहीं रही, इट इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट, बहुत फास्ट रेट पे ग्रो होती है। सो इस चीज का एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? सो ही इज आस्किंग दी एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस। सो क्वेश्चन नंबर 15, what will be the environmental consequences of this increasing energy demand? So we will say कि देखिए, इसको सोच के आंसर करना चाहिए, इसको हम सोचते हैं और अपने टर्म्स में आंसर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि he is specifically asking environmental consequence। तो environmental consequence में आप सोचिए, सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं हम? सबसे ज्यादा हम कोल, नेचुरल गैस और ऑयल यूज करते हैं। इनको बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और पॉइजनस गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। तो इन पॉइजनस गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? सबसे पहली चीज जो इनसे क्रिएट होती है दैट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होता है? by burning of
फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से ये एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग कि जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस है। नाउ हमने फॉसिल फ्यूल को बर्न करा तो उससे एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ये निकला कि एयर पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। एयर पॉल्यूशन तो हो गया, और क्या हो सकता है? अब सबसे बड़ी बात, आपको कोल, फॉसिल फ्यूल या फिर कोई और एनर्जी जैसे कि हाइड्रो एनर्जी या फिर विंड एनर्जी, इन एनर्जीज को और बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोल निकालने के लिए या फॉसिल फ्यूल्स निकालने के लिए आपको जमीन के अंदर खुदाई करनी पड़ेगी, माइंस बनानी पड़ेगी और वहां से कोल निकलेगा। विंड एनर्जी के लिए आपको विंड के लिए बड़े बड़े फार्म बनाने पड़ेंगे, आपको बहुत बड़े बड़े फार्म बनाने पड़ेंगे, वहां पे विंड मिल इंस्टॉल करने पड़ेंगे और फिर आप एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो इससे जो दूसरी चीज जो होगी वो होगी सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन मतलब सॉइल इरोजन या सॉइल की वैल्यू कम होना, सॉइल की फर्टिलिटी पे इफेक्ट आना, यह जो सारी चीजें होगी दैट विल बी नोन एज सॉइल डिग्रेडेशन। अच्छा, सॉइल डिग्रेडेशन क्यों होगा? सॉइल डिग्रेडेशन कैसे होगा? आपने एक विंडमिल का प्लांट लगाया, आपने एक विंड पावर प्लांट लगाया, उस प्लांट को लगाने के लिए आपको बहुत बड़ा एरिया चाहिए था। एरिया कहां से लिया? आपने किसी फॉरेस्ट को खत्म कर दिया। कोई एक फॉरेस्ट है जहां पे पेड़ उगे हुए हैं, जहां पे बहुत सारे ट्रीज हैं, वह ट्रीज आपने खत्म कर दिए, काट दिए और वहां पे विंड मिल्स इंस्टॉल कर दिए। तो इससे क्या हुआ? इससे जो पेड़ आपने काटे, उन पेड़ कटने की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होगा, सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाएगा। सो हाउ दिस सॉइल डिग्रेडेशन इज डन? बाय कटिंग ऑफ ट्रीज, बाय डिफॉरेस्टेशन। जो डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस हमें करनी पड़ती है, आपको कहीं पे माइन खोदनी है, कहीं से कोल निकालना है, तो आप आसपास की पूरे जंगल खत्म कर देते हैं, साफ कर देते हैं और फिर वहां से कोल निकलता है। उसमें नीचे खुदाई करते हैं माइन में से और कोल को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं दैट कॉज सॉइल डिग्रेडेशन। अब ज्यादा एनर्जी की डिमांड होगी तो ज्यादा विंड मिल के प्लांट्स लगेंगे, विंड पावर ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे आप, और ज्यादा प्लांट्स लगाने के लिए ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा, ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा तो ज्यादा सॉइल डिग्रेडेशन क्रिएट होगा। सो इसीलिए सॉइल डिग्रेडेशन इज द सेकेंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस। देन थर्ड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस विल बी ecological imbalance. Now, what is ecological imbalance? We will say ecological imbalance का मतलब चीज का समय से पहले खत्म हो जाना। उस समय से पहले जितनी उसकी शक्ति थी, जब तक उसकी पावर थी चलने की, जब तक उसका समय था चलने का, उस समय के पहले किसी चीज का खत्म हो जाना इज द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो ज्यादा फ्यूल यूज करोगे तो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। सो व्हाट इज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस? हाउ इट इज कॉज्ड? वी विल से बाय एक्सेसिव यूजेज of fuel. Excessive usage of fuel will create the ecological imbalance. इससे फ्यूल क्या होगा? खत्म हो जाएगा। जैसे कि कोल, अभी इंडिया में कहा जाता है कि नेक्स्ट 100 ईयर्स तक हम कोल यूज कर सकते हैं। हमारे पास इतना कोल इस वक्त अवेलेबल है इंडिया में कि नेक्स्ट 100 ईयर्स तक हम आराम से कोल को यूज कर सकते हैं। लेकिन अब सोचिए, अगर हमारी एनर्जी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो जाए और इंक्रीज होती जाए और इंक्रीज होती जाए, तो जो कोल 100 साल तक चलना चाहिए, 100 ईयर्स तक चलना चाहिए, वह कोल पहले ही खत्म हो जाएगा। और अगर वह कोल पहले ही खत्म हो गया सो इट विल क्रिएट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, बिकॉज सारी माइंस आप खोद चुके होंगे, सारा कोल खत्म कर चुके होंगे, फिर एनर्जी के लिए आप दूसरा सोर्स क्या लाएंगे, कहां से एनर्जी लेके आएंगे? सो दिस इज व्हाट इज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस।
So this is the answer of the first question. Second question says, what steps would you suggest to reduce energy consumption? एनर्जी कंजम्पशन के लिए, एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको यूज करने चाहिए? सो दिस इज अ जनरल क्वेश्चन. स्टेप्स टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन. किस तरह से, किस प्रकार से आप एनर्जी कंजम्पशन को कम करेंगे, एनर्जी कंजम्पशन को खत्म करेंगे? खत्म तो नहीं करेंगे, कम करेंगे. तो दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा. तो आप अपने हिसाब से सोच के इसमें आंसर लिख सकते हैं. आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करेंगे तो हम एनर्जी कंजम्पशन को डिक्रीज कर सकते हैं. जैसे कि सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है, जो मुझे पर्सनली लगती है कि करनी चाहिए, वह है unplug all electronic devices when not in use. जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, होम अप्लायंसेस आप घर में यूज करते हैं, अगर वह यूज में नहीं है, उस समय अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज अनप्लग देम. जैसे कि टेलीविजन, हम टेलीविजन को हमेशा प्लग करके रखते हैं. हमें जब देखना होता है तो हम वहीं से चालू करके उसे देखते हैं. लेकिन जब आप उसे बंद करें, सो प्लीज डू वन थिंग, उसको अनप्लग जरूर कर दीजिए. अनप्लग करने के लिए मैं इसे कह रहा हूं बिकॉज ये जो डिवाइसेस होते हैं, इसके अंदर के सर्किट्स, इसके अंदर के जो डिजाइन है, आर्किटेक्चर है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो उसके कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से, उसके कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से वह धीरे धीरे, अगर स्विच ऑफ होने के बाद भी देखा जाए तो वह धीरे धीरे एनर्जी कंज्यूम करता रहता है, वह धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता रहता है. तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि वह इलेक्ट्रिसिटी को यूज ना करे, अब देखिए ऐसे डिवाइसेस जो हम यूज नहीं कर रहे, अगर वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, तो वह इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने से क्या होगा? एनर्जी ज्यादा यूज होगी, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज होगी, और धीरे धीरे एनर्जी क्राइसिस और बढ़ती ही चली जाएगी, एनर्जी डिमांड बढ़ेगी. अब आप पूछेंगे कि एक टेलीविजन कितनी एनर्जी लेता होगा, क्या फर्क पड़ेगा? बट आप ये सोचिए कि सिर्फ इंडिया में 122 करोड़ पीपल हैं, ठीक है, कम से कम 50 लाख के पास टीवी का सोर्स है. 50 और लेट्स से 20 लाख लोग अगर टीवी देख रहे हैं, तो आपके घर में अगर आप थोड़ी सी एनर्जी बचाएंगे, ऐसे करके अगर 20 लाख टेलीविजन्स में सब में थोड़ी थोड़ी एनर्जी बचेगी, तो सोचिए सम कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा. सो इसीलिए आप शुरू कीजिए, दूसरा आपको फॉलो करेगा. आप शुरू करेंगे कि हाँ टीवी का प्लग निकाल दें, कंप्यूटर का प्लग आप निकाल दें, तो आपका फ्रेंड आपको फॉलो करेगा. सो डू दिस. ओके, तो पहली चीज तो आप ये कर सकते हो. अब अगर मैं सेकंड चीज आपके कंप्यूटर की बात करूं, जो पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, वॉट एवर यू यूज, उसको, उसमें एनर्जी कैसे बचाई जा सकती, उसको समझिए. डू हिबरनेट योर कंप्यूटर. आप अपने कंप्यूटर को हिबरनेट स्टेट में डाल दीजिए, हिबरनेट मोड में डाल दीजिए. हम क्या करते हैं, हमें जब यूज करना होता है तो हम उसे ऑन करते हैं, स्विच ऑन करके हम उसे यूज कर लेते हैं और फिर शट डाउन कर देते हैं. शट डाउन करके जब वापस यूज करना होता है तो फिर से ऑन करते हैं. तो ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, बार बार सिस्टम शट डाउन हो रहा है, फिर ऑन हो रहा है, फिर शट डाउन, फिर ऑन. तो इस प्रोसेस में एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है. तो उस समय आप क्या कर सकते हो, आपने मॉर्निंग में सिस्टम को ऑन किया, उसको जब आपको काम नहीं करना तब उसको हिबरनेट स्टेट में डाल दीजिए, और फिर जब काम करना है वापस से उसे हिबरनेट स्टेट से ऑन कर लीजिए, लॉग इन कर लीजिए, और जब फाइनली आप रात में जब कंप्यूटर बंद करें तब उसे शट डाउन कीजिए. ओके, इन दिस वे आप बहुत सारी एनर्जी को सेव कर सकते हैं. जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें यह चीज सेव रहती है. जब आप किसी सिस्टम को हिबरनेट करते हैं, तो हिबरनेट करने से वह ऐसा लगता है कि सो गया, स्विच ऑफ हो गया, लेकिन आपका जो डेटा है वह सेव रहता है, वह डेटा कहीं नहीं जाता, आपकी प्रोसेसिंग धीरे धीरे चलती रहती है. ओके, सो हिबरनेट मतलब जो पोलर बियर्स होते हैं या जो ऐसे जानवर होते हैं जो ठंड में आप देखते हैं कि आपको लिजार्ड नहीं दिखती,
ओके, ठंड में आपको बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स नहीं दिखते जो गर्मियों में दिखते हैं. वाई दिस इज सो? बिकॉज वह ठंड के समय में एक डीप स्लीप में चले जाते हैं, वह सो जाते हैं, और पूरी ठंड, पूरी कोल्ड वेदर जब तक रहता है तब तक वो सोते रहते हैं. सो दैट इज नोन एज हिबरनेशन. ठीक है, वो सो जाते हैं. पोलर बियर अपनी गुफा में छुप के सो जाता है, और फिर जब गर्मी का मौसम आता है तब वापस से बाहर निकल आता है. ओके, सो दिस इज हिबरनेशन. इसे हम हिबरनेशन बोलते हैं, और इसी चीज आप अपने सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं. देन रिड्यूस एनर्जी, और क्या कर सकते हैं आप डे के टाइम में, डे टाइम में आप यूज सनलाइट इन डे टाइम इंस्टेड ऑफ ट्यूबलाइट और बल्ब. आप दिन के समय में बल्ब या ट्यूबलाइट ना जलाएं, आप डे लाइट को यूज करें, आप सनलाइट को यूज करिए. ओके, एंड यू नो दिस व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से. देन नेक्स्ट आप चीज जो कर सकते हैं, नेक्स्ट चीज आप ये कर सकते हैं कि जो आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं घर में, द रेफ्रिजरेटर, उस रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कुछ इस तरह से एडजस्ट करें कि वह कम से कम एनर्जी कंज्यूम करे. जैसे कि जो आपका फ्रिज है, फ्रिज मतलब जो जहां पे आप वेजिटेबल्स रखते हैं, जहां पे आप मिल्क को रखते हैं, ऐसी चीजें जो कि आप डेली यूज करते रहते हैं, वहां पे जिनको रखते हैं, दैट इज द फ्रिज. नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसका टेम्परेचर आप 39 से 42 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेट कर दीजिए. उसका टेम्परेचर आप 39 से 42 के बीच में सेट कर दीजिए. उससे क्या होगा, उससे वह एनर्जी कम कंज्यूम करेगा और आपका फूड भी प्रॉपरली ठंडा होगा. और जो फ्रीजर होता है, फ्रीजर, उस फ्रीजर का टेम्परेचर आप 0 to 5 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में कुछ भी रख सकते हैं. याद रहिए, दिस इज डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस इज नॉट डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, दिस इज फ़ारेनहाइट. तो जब इस तरह से आप टेम्परेचर रखेंगे, सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एंड दीज आर द ओनली 4 वेज. मैंने जो लिखे हैं सिर्फ 4 ही तरीके. आपके मन में कुछ और आता है जिस तरह से हम एनर्जी का कंजम्पशन कम कर सकते हैं, तो उसके बारे में सोचिए. देखिए, अब इसमें सोचना कैसे है, आपको एनर्जी कंजम्पशन कम करना मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज कम करना. आप ऐसे तरीके सोचिए जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज को कम कर सकते हैं, तो उसी तरह से आप एनर्जी को बचा सकते हैं. क्योंकि अल्टीमेटली जो भी एनर्जी सोर्स है, हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की ही कोशिश करते हैं. हमारा मोटो हमेशा ही वो रहता है कि आप किसी भी तरह से कोई भी एनर्जी यूज करें और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें. ओके, so this is what about the question number 15. So we have completed the practice sheet questions. Other questions are theoretical. Now we will discuss some of the multiple choice questions. First आप इसे नोट कर लें.